खुद ही मुकर गया वो अपने प्रभार से, मुझ पर आरोप है कि मैं वफादार ना रहा। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच या ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. ये undesirable businessmen कौन है? ये जो हमारे यहाँ दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा एक्शन आया है, जिसमें टीएमसी पार्टी का यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ सीपीआई का और एनसीपी को भी नेशनल पार्टी का मान्यता खत्म कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों ही पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए कि वहां आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने तीन पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा वापस लिया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दावा किया था कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इसी दावे पर भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी को लेकर अटैकिंग मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज़ाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो अवांछनीय व्यवसायी से मिलते थे। राहुल गांधी किस किस से मिलते थे, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है, इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछे। आइए पहले आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 सवाल हैं जो आज रविशंकर प्रसाद ने पूछे। ये 5 सवाल हैं जो राहुल गांधी से पूछे रविशंकर प्रसाद ने। पहला है कि कौन है अनडिजायरेबल बिजनेसमैन जिनसे विदेशों में मिलते थे राहुल गांधी, अवांछनीय व्यवसायी जिसको कहा गया। क्या राहुल गांधी ने बोफोर्स केस के खिलाफ कुछ कहा है? ये भी एक सवाल उन्होंने किया है कि जो घोटाला हुआ था, जो आरोप लगाए गए थे, उस पर कुछ बोला है राहुल गांधी ने। ये दूसरा बड़ा आरोप रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर लगाया। तीसरा बड़ा आरोप उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने क्वात्रोची को जिस प्रकार से भगाया उस पर कभी कुछ कहा है। क्वात्रोची का मामला आपको पता ही है सब, उस पर भी सवाल खड़ा किया है रविशंकर प्रसाद ने। चौथा बड़ा सवाल है नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें वो खुद बेल पर हैं, जमानत पर हैं, उस पर उनका क्या कहना है। ये राहुल गांधी से पूछा है भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। और 5वां सवाल है कि राहुल गांधी का आखिर एजेंडा क्या है, ये एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी ने एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 5 साल पहले कांग्रेस नेता अदानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के औजार बन गए। राहुल गांधी ने इन पूर्व कांग्रेस नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम लिया था। राहुल ने शनिवार को अडानी मुद्दे को लेकर ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। उसमें उन्होंने वर्ड प्लेजर के जरिए 5 नेताओं के नाम का जिक्र किया। आइए आपको उन 5 पूर्व कांग्रेसी नेताओं का नाम बताते हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पजल के तौर पर किया। ये पजल आप देख सकते हैं जिसमें अडानी में सारे नामों को जोड़ा गया। गुलाम नबी आज़ाद हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, किरण रेड्डी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और अनिल एंटनी हैं। ये 5 नेताओं को उन्होंने अडानी से जोड़कर ट्वीट किया है। राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए आज़ाद ने क्या कहा, अब वो बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद क्या कह रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि शर्म की बात है राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। जो पजल उन्होंने बनाई है उसको लेकर उन्होंने कहा मेरा कभी किसी उद्योगपति से कोई संबंध नहीं रहा है। ये गुलाम नबी आज़ाद का दावा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा राहुल गांधी समेत पूरे परिवार के उद्योगपतियों से संबंध रहे हैं, बिजनेसमैन से संबंध रहे हैं। राहुल के भी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से संबंध रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से संबंध रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर जाने और वहां कारोबारियों के मिलने के मुद्दे पर जहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं पिछले 10 साल में कितनी बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर।
मार्च 2023 में 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए थे राहुल गांधी, जो पिछले ही दिनों की बात है। उससे पहले जुलाई 2022 में यूरोप यात्रा पर गए थे। दिसंबर 2021 में इटली की यात्रा पर गए राहुल गांधी और दिसंबर 2019 में भी वो इटली की यात्रा पर गए थे। साल 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने 247 बार विदेश यात्राएं की हैं। 5 साल में 247 बार। फरवरी 2015 में बिहार चुनाव के बीच में भी राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। ये राहुल गांधी की फ्रांस यात्रा को लेकर जब बिहार चुनाव हो रहे थे उसका जिक्र किया। गुलाम नबी आजाद के दावे के बाद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया और क्या कहा कांग्रेस ने, वो भी एक बार सुन लेते हैं। Mr. Ghulam Nabi Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। इस देश के जो 2 जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। बीजेपी दावा करती है कि राहुल गांधी मोदी के सामने अप्रासंगिक नेता नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी पर हमला करने का एक भी मौका पार्टी नहीं गंवाती। सच तो यह है कि राहुल को तेजी से देखा और सुना जा रहा है। ये प्रक्रिया भारत जोड़ो यात्रा के बाद और तेज हो गई है। पिछले 1 महीने से रोज एक प्रवक्ता या मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। उधर कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल को टारगेट करके अपोजिशन यूनिटी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं राहुल? क्या 2024 में ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल हो जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ शिव भाटिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र दीपक रजानी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र यशवंत राज साहब अमेरिका से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश लखेड़ा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि आपका राहुल गांधी जी से झगड़ा क्या है? क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी और जो अपोजिशन यूनिटी बनी हुई है और राहुल गांधी उसको लीड कर सकते हैं, उसको तोड़ने में आप लगे हुए हैं? विजय जी, राहुल गांधी जी इतने बड़े विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन पे काम करे। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे काम है और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी, और चुनाव हमारे लिए पड़ा होंगे, हमारे अनेक अभियान चलते रहते जी। मगर उन्हीं की पार्टी के आधी सदी से ज्यादा पार्टी की सेवा करने वाले, सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले, उनके अल्पसंख्यक चेहरे, और जिसको लेकर उन्होंने लंबे समय तक उनको आगे रख के एक तुष्टीकरण का भी कार्ड खेला, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कुछ प्रसंग आते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। जब एक ऐसी कंपनी, विवादित कंपनी जिसपे जांच चल रही है, उस हिंडनबर्ग को लेकर के सारा विपक्ष एक हो जाता है, उसका आप गंभीरता से सुनना चाहेंगे। मगर एक एक ऐसे नेता के द्वारा जिस पे आरोप लगाते हैं कि वो अवांछित लोगों से मिलते हैं, एंटी इंडिया 10 बिजनेसमैन से मिलते हैं, तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी के
और एक पुराने राजनीतिक परिवार के व्यक्ति के द्वारा इतनी गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। भारत के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ लोग हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। अभी तक तो बोल रहे थे, हमें पता था, आप चीन को सद्भावना वाला देश बता रहे थे, या विदेश से आप बोल देते थे कि इस देश को पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू आतंकवाद से खतरा है। आपने अनेक बार बहुत कुछ बोला है, मगर अब की बार जो रहस्य उद्घाटन हुए हैं, और आपने इंटरव्यू में देखा भी होगा, उन्होंने ये कहा है कि गांधी परिवार के प्रति मेरी सद्भावना है, गांधी परिवार के प्रति मेरा आदर है। अगर मैं पूरा कह दूं तो गांधी परिवार किस किस से मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये आधी जानकारी। जी, शिव भाटिया साहब, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन का जिक्र जो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया, ये कौन लोग हैं, आप पहचानते हैं कुछ? नहीं, उन्होंने कोई नाम लिया क्या? उन्होंने कोई नाम लेके कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? जी, ये तो सड़क छाप बातें हो गई। 10 लोग अवांछित आदमियों से मिलते हैं। राहुल गांधी तो रोज आपसे पूछ रहे हैं वो 20,000 करोड़ फेक कंपनी में कैसे आए। अडानी का नाम लेके आपसे पूछ रहे हैं कि देश लुट रहा है जी। आपने उसके ऊपर तो संज्ञान कभी नहीं लिया। ये संज्ञान उस व्यक्ति के ऊपर ले रहे हैं जी, जो अभी टुकड़े डाले हैं जिसके सामने, और टुकड़े डाल के उससे मुंह से अवांछित व्यक्ति। अरे गुलाम नबी आजाद ने कोई नाम लिया जी, किसी व्यक्ति का नाम लिया? ये वेग बात है क्यों जी? जो राहुल गांधी ने प्रश्न किए कि इस देश को लूटा जा रहा है और लूटने वाला व्यक्ति ये है, क्या उसके ऊपर सवाल किए? 20,000 करोड़ का पूछा कि फेक कंपनियों के थ्रू उसका भाई उसके अंदर डायरेक्टर, और कहां से वो पैसे आए, क्या उसके ऊपर कभी डिबेट हुई? क्या उसके ऊपर प्रश्न किए गए? और कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? कोई नाम ही नहीं है। नाम बताए ना गुलाम नबी आजाद में, अगर हिम्मत है तो जी। ये टुकड़े डाल के भोंकना शुरू कर आपकी दिया। पार्टी के पुराने नेता रहे हैं आप, इस तरह से सीट नहीं मिली। वो व्यक्ति अरे पुराने नेता थे, मैं सम्मान करता था, लेकिन 46 साल की सेवा इस व्यक्ति की, 40 सेकंड में एक व्यक्ति इसके सामने क्या रोया? ये ऐसे उगल रहा है, ऐसे गंदगी दे रहा है जैसे ऐसे पाल पोस के बड़ा नहीं किया। ये भूल गया ये रामचंद्र रथ की पर छत्ती में ऊपर टिन शेड में रहता था ये व्यक्ति जब राजनीति। ठीक है सर, ये पर्सनल, अब पहला चुनाव लड़ा तो 78 वोट मिले इसको जी। ये व्यक्ति को नहीं कोई अरे ये जब हम बात कर रहे हो तो पर्सनल कैसे हो गई? आप बताइए, आपने डिबेट शुरू की अवांछित व्यक्तियों, क्या कोई नाम लिया? ठीक है, आपकी ये बात ठीक है। किस बात की जी? ठीक है, कौन सी डिबेट है ये? ठीक है, यशवंत राज साहब, नाम ही नहीं है जी। नाम बताएं पहले, उसके बाद डिबेट करेंगे उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, यशवंत राज साहब, आप अमेरिका में रहते हैं, आपने बड़े नेताओं को, हिंदुस्तान के नेता दुनिया भर में घूमते हैं, ये बिजनेसमैन के साथ मुलाकातें मोटे तौर पर होती रहती हैं। ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर तो आजाद साहब भी दे सकते हैं। उन्होंने ये वर्ड अनडिजायरेबल यूज किया है। क्या मतलब क्या होता है सर? अनडिजायरेबल बिजनेसमैन का क्या मतलब होता है? जो कि मेरे हिसाब से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके दिमाग में क्या है जी। अनडिजायरेबल किसको मानते हैं? जिनका करप्शन से रिलेटेड कुछ मामला है, या कोई स्कैम से रिलेटेड मामला है, या उनका बिजनेस कुछ गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे नहीं पता क्या उनका किस मतलब से उन्होंने यूज किया ये वर्ड अनडिजायरेबल। बट आपने सही कहा, जब ये भारत के नेता वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, यहाँ भी आते हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या चाहे वो पावर में हो जी। वो कई लोगों से मिलते हैं, डायस्पोरा से भी मिलते हैं यहाँ, और बिजनेसमैन से भी मिलते हैं, काफी बिजनेसमैन से मिलते हैं ये लोग जी। तो राजनीति, इसके पीछे राजनीति क्या है मुझे नहीं पता जी। और जो गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट है कि अनडिजायरेबल, वो तो वही बताएंगे कि अनडिजायरेबल क्या है जी, और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं जी जी। तो बट ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि भारतीय नेता जब आते हैं, बाहर जाते हैं, तो बिजनेसमैन से मिलते हैं। हाँ। हर तरह के बिजनेसमैन से मिलते हैं, कई नामी ग्रामी बिजनेसमैन से मिलते हैं, और कई छोटे बिजनेस वाले भी होते हैं, सबसे मिलते हैं जी। तो ठीक है, इसमें लखेड़ा साहब, भाटिया साहब ने भी कहा कि ये सारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि वो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं अडानी को लेकर, एक इंडस्ट्रीज को लेकर, सरकार को लेकर, उसका जवाब आप नहीं दे रहे,
और उसके बजाय उन पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी को लगातार निशाना बनाना, क्या इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आप उसको टारगेट रखते हैं ताकि ये लड़ाई खत्म ही हो जाए 2024 के लिए? हम चाहते हैं कांग्रेस को लोग यही मानते रहे वो सबसे बड़ी पार्टी है और गांधी परिवार सबसे बड़ा परिवार है जी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जी को लक्षित किया गया और इस डिबेट में भी उनको बिलो द बेल्ट जितना कहा जा रहा है जी। बड़ा योगदान है साहब। 24 साल की उम्र में आपने राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष बना दिया था जी। वो लगातार बड़े पदों पे रहे, राज्यसभा में आपके नेता रहे, आपने बार बार उनके आवास पे रोजा अवतार करके आपने एक बड़ा मैसेज दिया। आप गांधी परिवार के विश्वसनीय लोगों में थे, वो कई राज्यों के प्रभारी रहे, कई बड़ी कांग्रेस परिवार की समस्याएं रही हो या राज्यों में कहीं इतनी मोहब्बत और सम्मान क्यों है आपको? हमारा नहीं, कोई भी राजनेता हो, वो जितने भी इनके पास हो, मगर अचानक किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा बोल देना, और अभी जितना कह रहे किसी का नाम लिया, अगर नाम ले लेंगे तो अभी तो उन्होंने आधा ही कहा है, और जो हमले किए जा रहे हैं, अरे ये हमले उनके संज्ञान में चले जाए तो एक आध दिन में मनुष्य है वो सब्र टूटेगा, वो सब कुछ बता देंगे जी। दूसरी चीज, राहुल गांधी का विषय इसलिए आता है कि देश का एक बड़ा परिवार, एक बड़ी पार्टी इतनी बड़ी गलती के बाद, विदेश में भारत का अपमान करने के बाद, वैसे तो चीन के साथ भी एमओयू करते रहे, चीनी टेंट के नीचे पाए गए, क्यों मुलाकात करते रहे पता नहीं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी आपका क्या रहा, ये सारे विषय है। मगर इन सबके बीच भी आपका विदेश का प्रेम और भारत विरोधियों से आपका प्रेम ये तकलीफ देता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सीमाओं तक राहुल गांधी को मानती है जी। दीपक रजानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात से, वरिष्ठ पत्रकार है, भारतीय राजनीति में उनकी बड़ी दखल है पत्रकारिता में। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये सारा मसला गुजरात से जुड़ा हुआ है, अडानी जी को लेकर, कुछ और मसलों को लेकर गुजरात से हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, क्या मसला क्या है? क्या आपको कुछ डाउट है विजय जी कि गुजरात से ही दिल्ली की बातें चलती है? पहले भी ऐसा था जी। आप यूपीए के शासन में भी देखेंगे तो अहमद पटेल का दरबार वहां पे रखता था रात को, तो वहां पर भी गुजरात की बात थी। कि पहले के जमाने में जब हमको आजादी मिली तभी जो दो गुजराती थे, महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात से मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी सारे राज्यों का भी हमारे देश के गठन में बहुत बड़ा योगदान है। और खास करके ये तो कैसा है विजय जी कि आप मेरे सामने कुछ बोलोगे तो आपको भी कुछ सामना करना ही पड़ेगा, ये तो राजनीति में चलता रहता है। और खास करके जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए अदानी जी को लेके कि नरेंद्र मोदी के साथ इधर गए उधर गए और वहां हुआ, तो राहुल गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा। और वो बात जो सालों तक कांग्रेस में रहे उस आदमी ने वो सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के ही आदमी थे, गिले शिकवे हो गए, बाहर चले गए, उन्होंने ही राहुल गांधी पे आरोप रखे हैं, तो उसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा। हाँ ठीक है कि सामने वाले जवाब नहीं देते तो हम भी जवाब नहीं दे, ऐसा चल सकता है, लेकिन बीजेपी तो कोई मौका छोड़ती नहीं है विजय जी। हम देखते हैं राजकीय गलियाराओं में और राजकारण में और जब पॉलिटिक्स में ये सब तो होता ही रहता है। आपको एक आरोप होता है तो उसका जवाब देना है, अच्छा आप आरोप करेंगे तो सामने वाला का आरोप का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो वही है कि आप विदेश की बात करते थे तो अभी आप अपने विदेश में क्या करते थे उसका जवाब दीजिए। जी शिव भाटिया जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? और एक बात और करना चाह रहा हूँ गुलाम नबी आजाद से आगे कि कांग्रेस पार्टी अडानी को लेकर बड़ा, जेपीसी को लेकर पूरा हाउस नहीं चला, जो भी हुआ इसके सही गलत पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन अभी शरद पवार साहब जो विपक्ष के बड़े नेता माने जाते हैं, आज तक तो माने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं आज आप क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। विजय जी, 24 घंटे बाद शरद पवार जी ने अपनी स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दिया जी, और उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी विरोध नहीं किया कि जेपीसी ना बने। क्या वो गलत था जी? उन्होंने कहा कि जेपीसी की बात मैंने इसलिए की कि उसके अंदर 15 सदस्य सरकार के रहेंगे, 6 विपक्ष के रहेंगे, कितनी आवाज सुनाई देगी कितनी नहीं देगी वो समय बताएगा, इसीलिए उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। वो एक सम्मानित नेता हैं और हैं, थे और रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उनकी ही दिशा में उन्होंने खुद उसका पार्टिसिपेशन करके आज देश की
विपक्ष की यूनिटी को अपने आप से जोड़ा है, उसको तोड़ने के लिए ये सरकारी भोंपू एक ऐसी मंशा फैला रहे हैं कि जिससे कि विपक्ष की जो 20 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं वो किसी तरीके से बिखर जाएं, क्योंकि डर सामने नजर आ रहा है। एक तरफ अडानी, एक तरफ पूरा विपक्ष इकट्ठा, हर मुद्दे के ऊपर इकट्ठा। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। वो अगर अपने पार्लियामेंट से बाहर निकल के विरोध करते हैं, 18 पार्टियां विजय चौक पे खड़ी होती हैं। डर और किसी चीज का नहीं है। अडानी का नाम लो तो पहली बार सन 43 से लेके आज तक विपक्ष सरकार ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, पहले विपक्ष नहीं चलने देता था, पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा क्या है अडानी में? अडानी के प्रश्नों का जवाब नहीं देना, पर इधर उधर की बात करके बहकाना, और एक गली में घूमता हुआ पकड़ लिया, उसको खुश कर रहे हैं कि भौंको, और हम जवाब देने लगे। ये क्या होता है? अवांछित कौन होता है? नाम लिया, जब राहुल जी सवेरे शाम नाम ले रहे हैं, आप उस पे तो डिबेट नहीं करते। क्या सवाल किया? वो 20,000 करोड़ कहां से आया? वो तो सरकारी रास्ते से ही आया ना, अकाउंट्स में आया। अगर किसी ने सवाल पूछा वो 20,000 करोड़ कहां से आए? ठीक है, वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया? 3,000 करोड़ से 12.5 लाख करोड़ का जो व्यक्ति सामने है, जिसका नाम लिया जा रहा है, उस पर डिबेट नहीं। अवांछित व्यक्ति, गुलाम नबी आजाद ने ये कह दिया। अरे सरकारी भोंपू बन के आप भौंक रहे हैं तो हम जवाब देंगे। ठीक है, आप मत दीजिए जवाब, लोग तो जवाब चाहते हैं ना। ये आपकी इच्छा कि आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जी सतीश लखेड़ा साहब, ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूं कि भाटिया जी ने कहा कि आपको अडानी के नाम से डर लगता है इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। बहुत छोटा जवाब। ये भाटिया जी जो कह रहे हैं गली गली और भोंपू, वो अडानी अंबानी इनकी गली में ठेला लगाते थे क्या? इनकी सरकारों के समय पे क्या क्या उन्हें मिला? अरे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कितना काम हुआ? मुद्रा 3,000 करोड़ से 12.5 लाख करोड़। मेरी बात सुनिए, अभी आप सवाल ये है, 3,000 करोड़ से आप बहुत ज्ञानी, 3,000 करोड़। ठीक है भाटिया साहब, ठीक है भाटिया साहब, ऐसे बात 3,000 करोड़ से। भाटिया साहब हो गई बात आपकी। भाई आप मेरा समय पे मुझे बोलने दीजिए। जी अरे मुझे बोलने दीजिए जी, मैं आपके बीच में बोलूंगा कैसे बात होगी? जी जब इनकी राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उसके साथ एमओयू कर रही है, अगर इतना बड़े इनके बड़े पारदर्शी अपने को दिखाना चाह रहे भारत की राजनीति में, करें ना जांच बिठाए, कैंसिल करें वो। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखिए जी। मगर जिस तरीके से आज ये शरद पवार जी के लिए प्यार उमड़ रहा था, क्यों गए पार्टी छोड़ करके? क्यों उनको जाने को मजबूर किया? क्यों ममता बनर्जी बाहर चले गई, जो आज आपको तीसरे चौथे डिग्री पे आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं, और ममता बनर्जी ने तो आपके साथ मना ही कर दिया है। इसलिए बहुत ज्यादा कांग्रेस को चलने की जरूरत नहीं है, वो जमाने और थे जब आपका clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये जो हमारे यहाँ 2 जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के बीच में जो डिबेट चल रही है उसको लेकर के इसका क्या मायने है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं अमेरिका से सीधे यशवंत राज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक रजानी मेरे मित्र गुजरात से जुड़े हुए हैं, शिव भाटिया साहब हैं, और सतीश लखेड़ा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। यशवंत राज साहब, आपसे एक बार समझना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है? ये रोज जो है बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी या मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो रहा है। क्या राहुल गांधी मोदी पर रोजाना अटैक करके बड़ा नेता बनना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर अटैक करके पूरी अपोजिशन यूनिटी को खत्म करना चाहती है? क्या मायने क्या है इसका? राजनीति, और 2024 अगले साल इलेक्शन है, तो जाहिर है बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं सर देश में। तो मेन ऑपोजिशन पार्टी तो अब कांग्रेस थी, और अब उसके साथ साथ सारे मिले हुए हैं, तो एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आ रहा है, जो कि लग रहा है कि 2024 को लेके चल रहे हैं ये साथ साथ। और इनको मुद्दा मिल गया है जिसका बीजेपी चाह रही उसको वापस इन पे वार करे, तो ये तो राजनीति है, चलेगा। और जैसे जैसे 24 करीब आएगा और ये और भी तेज होगा,
और भी गर्मा गर्मी बढ़ेगी मेरे हिसाब से। जी सर, ये जो शब्द है जिसके लिए शिव भाटिया साहब भी कह रहे हैं कि नाम तो अभी नहीं बताएं, लेकिन अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कहना क्या फ्लूक है या कुछ होगा उनके पास और फिर कभी बात बढ़ेगी तो वो नाम लेंगे? बहरहाल एज अ पत्रकार के हिसाब से मुझे तो नाम आज पता नहीं होना चाहिए। अगर किसी बड़े नेता ने ये एलिगेशन लगाया है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ उनका कांटेक्ट होता है, तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे है कि वो नाम बताएं जी। ये आधी बात करके छोड़ देना जी, तो या तो ये लग रहा कि थ्रेट है किसी तरह का जी, और तो नाम बताएं। वो मुझे तो एज अ पत्रकार के हिसाब से तो मुझे तो नाम चाहिए, मुझे नाम देखने की पता, नाम तो बताएं कौन है ये, कैसे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं ये जी। और राहुल गांधी जब अमेरिका आते हैं तो भी मिलते हैं लोगों से, ये जैसे श्याम पित्रोदा हैं कांग्रेस के बड़े पुराने नहीं, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल क्या है मिलने में? मिलने में कोई, जैसे कहते हैं राजनीति में लोग तो सबसे मिलते हैं, उनका विजिटिंग कार्ड लेके थोड़ी ना कई बार मिलते हैं, वो तो हाथ मिलाने के एक चक्कर कभी लोगों से हाथ मिला लेते हैं, दोनों पार्टी करते हैं ऐसी बात जी। बीजेपी वाले भी जब आते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं, उनमें हर आदमी तो स्क्रीन नहीं होता है जी। हर के पास एसपीजी तो नहीं होता है कि सबको स्क्रीन करे, हर विजिटर को स्क्रीन करे, उसकी हिस्ट्री आता पता उनका पता, तो किसी के साथ फोटो खिंचाते हैं, कितने लोगों के साथ ये सब तस्वीरें लगवाते हैं अपनी, दोनों तरफ, दोनों पार्टी के लोग जी। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं तो ये उसको काउंटर अटैक की तरह देखता हूँ विजय जी की। बहुत दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस नरेंद्र मोदी और अदानी का जो पूरा इश्यू उठाया है, तो किसी भी तरह गुलाम नबी आजाद और बाकी सारे नेताओं के मुंह से ये बुलवा कर राहुल गांधी को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और ये तो पहले भी हमने देखा है, उससे बहुत सालों पहले भी ऐसा हमने सुना है, और ये कोई नया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी किया जाए तो नरेंद्र मोदी को ही फायदा होगा, और जो विपक्ष की जो यूनिटी है वो यूनिटी एक न हो, और राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो तो 2024 में जो बीजेपी का लक्ष्यांक है वो पूरा हो सकता है और बीजेपी स्ट्रेटेजी में आगे रह सकती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जी। आपके एक और मित्र हैं दीपक जी, शरद पवार साहब, उनके बयानों से भी ऐसे दिखता है कि कुछ नुकसान हो रहा है। जैसे 3 बयान उनके दीजिए। उन्होंने पहले की सावरकर की तारीफ, फिर दूसरी बात की कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, और तीसरी बात जो अभी आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को बड़ा उठा रही थी प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को लेकर कि इसका भी कोई मायने नहीं है। इन तीनों बयानों को शरद पवार के साथ कैसे आप देखते हैं? विजय जी, ये पूरा देखिए कि गुलाम नबी आजाद का एकाएक सब जगह इंटरव्यू देना, बुक उसकी प्रसारित हो, बुक सामने आना, फिर उसी दौरान शरद पवार का बोलना जी, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और जैसे बोला जाता है ना कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरह इसको देखना चाहिए। कौन इसके पीछे है, कौन बुलवा रहा है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तो देखता हूँ कि बीजेपी सारी स्ट्रेटेजी में आगे रहती है। कांग्रेस जो है वो पुराने जमाने की कांग्रेस है, वो सोचती है, सोचने के बाद डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, प्रेस नोट कौन देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा। बीजेपी जो है वो रॉकेट की तरह स्पीड से चलती है। कांग्रेस जो पुराने जमाने में जो लोकल ट्रेन चलती थी उसी तरह से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना। आज जमाना एकदम फास्ट हो गया है। पहले के जमाने में हम ट्रंक कॉल लगाते थे, उसके बाद एसटीडी पीसीयू आया, उसके बाद मोबाइल आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ती है वो स्ट्रेटेजी सक्सेस की तरफ जाती है, और कांग्रेस को सक्सेस होने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। और हम ज्यादातर देखते हैं विजय जी तो कांग्रेस को विफलता ही मिलती है जी। भाटिया साहब, आप दीपक जी की बात से सहमत हैं कुछ हद तक स्ट्रेटेजी को लेकर? खासतौर से झूठ को परोसने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, झूठ को परोसने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए बहुत फास्ट चलते हैं। 100 में से 95 झूठ बोलने वाले व्यक्ति आज देश को चला रहे हैं। ये देश ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, कोई सब लोग डरे हुए हैं। डरा के उनको रखने का कारण आप कहते हैं कि फर्क वही समय वही लेता है जिसने देश के लिए उद्धार की बात करनी है और सोच समझ के। सर, बात ये हो रही है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, 100 में से 95 झूठ बोले जाते थे जी।
बताइए भाटिया साहब, बात ये हो रही है कैसी स्ट्रेटेजी, झूठ की स्ट्रेटेजी। एक आदमी को मैं भी वही बात कर रहा हूं विजय जी। एक आदमी को पकड़ लिया, मीर जाफर और जयचंदों को, और पकड़ के उसके जो लोग उसके साथ गए थे 100 में से 99 आदमी वापस आ चुके हैं कांग्रेस में से। अकेला व्यक्ति है वो। एक अपना आदमी देख के उससे ऐसी किताब लिखवाई गई, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? 2 साल से उसी घर में रह रहा है। राहुल गांधी के 2 दिन के अंदर घर खाली करवाने की बात करते हैं ये लोग। 26 दिन में केस तय हो जाता है, और ये व्यक्ति 2 साल से इस आदमी के पास सदस्यता नहीं है। ये उस सरकार के टुकड़ों में पल रहा है, और उस सरकार के टुकड़ों की क्या कीमत नहीं चुकाएगा? वो कीमत दे रहा है। ये मीर जाफर और जयचंदों की जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, और इन बर्बादी करने वालों के ऊपर अनवांटेड लोग, कौन से एक नाम नहीं लिया उस व्यक्ति ने, आप उस पे ऊपर डिबेट करने लगे। जो सवेरे शाम जिसके ऊपर सरकार ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, एक दिन भी आपने भी पूछा क्या सरकार बताएगी वो 20,000 करोड़ कहां से आया, कैसे ट्रांसफर हुआ, वो कैसे ये व्यक्ति इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए? वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है सारा मामला। सुप्रीम कोर्ट में के अंदर बम्बई कौन सी जांच आपको सुप्रीम कोर्ट एपीसी नहीं बैठानी थी, इसलिए ये लांछन लगाए जा रहे हैं, झूठे लांछन। ठीक है, राहुल जी ने बाहर जाके ऐसा क्या कह दिया? ठीक है, ऐसा क्या कह दिया? देश का हर सम्मानित व्यक्ति पहले यही बात बोल रहा था, राहुल जी ने उस बात को कहा तो आप क्या कहते हैं, माफी मांगने लगे? आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे? ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी पार्लियामेंट? जब पार्लियामेंट से 200 एमपी बाहर निकलते हैं, आप विजय चौक के ऊपर 2000 पुलिस वाले खड़े करके उनको घेर के वही रोक देते हैं। सतीश जी, ठीक है, सतीश जी, शिव भाटिया जी कह रहे हैं कि आप केवल झूठ की दुकान चलाते हैं, और जो सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने उसका जवाब आप देते नहीं। जिन्होंने देश के सामने झूठे सपने दिए हो, देश को झूठा इतिहास पढ़ाया हो, झूठी बड़ी बड़ी छवियां गढ़ी हो, जिनके झूठ के सामने गरीबी हटाओ, जिन्होंने कब आंदोलन और नारा बनाया था, कितने वोट मांगते रहे, ये लोग बताएंगे। ये आपातकाल लगाने वाले, ये दंगों के एक्सपर्ट, ये झूठ के एक्सपर्ट, ये लोग बताएंगे। बिना बात के लोगों की सरकारें गिरा देने वाले, अधिकारों को खत्म कर देने वाले, मीडिया जिनके लिए कुछ नहीं था, अगर नहीं जय जय इंदिरा बोला तो उनको खत्म कर दिया। इनसे एक तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज सिमटी हुई कांग्रेस, लेकिन जो सवाल वो पूछे उसका जवाब आप दे रहे हैं क्या? नहीं तो हाँ, उनका ज्ञान देखिए, वो ज्ञान दे रहे हैं। कम से कम अपनी तरफ भी एक उंगली सामने करे, 3 उंगली अपनी ओर आती है, कांग्रेस बताएगी। और सबसे बड़ी चीज जितना ये राहुल गांधी को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम चाहते हैं आप राहुल गांधी को चेहरा भी घोषित कर दीजिए। आप कह भी दीजिए कि सारे विपक्ष की ओर से इनको चेहरा माना जाए। हम तो चाह रहे, आप मानिए, इनके पास और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से जिस तरह विकास के एजेंडे पर आ रही है, हम 24 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आप इन्हीं खटकरों पे लगे रहिए, आप इन्हीं मुद्दों पे लगे रहिए। हमारे लिए साधारण, कभी हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम है, उनमें बीच में किसी नेता ने कुछ कहा, हमारी प्रतिक्रिया आ गई, मगर इससे बड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास एजेंडा नहीं है, जिंदा रहने के लिए कभी झूठ बोल रहा है। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाया, कभी कहते हैं मैंने सारे वेद पुराण पढ़े, कभी मैंने राहुल गांधी को मार दिया। कहाँ है राहुल गांधी? तो राहुल गांधी अपने खुद ही इतने बड़े आपके पास विशेषज्ञ रखे हुए हैं, रोज उन पर डिबेट होती रही है। अभी 2-4 दिन बाद फिर कुछ कह देंगे। और राहुल गांधी जी का जो 4 बार के सांसद है, जो बोला गया कि माफी मांगे, इसलिए माफी मांगे। आप देश के खिलाफ कैसे बाहर बोल सकते हैं? आप कैसे उस चीन को गलवान की घटना के बाद कह देंगे कि सहिष्णु देश है? आप कैसे बोल देंगे? ये मजाक की बात नहीं है। कांग्रेस के जो नशों में विदेश के प्रति भक्ति बची हुई है, विदेश में जाके हर बार हिंडनबर्ग, पेगासस, बीबीसी जिसमें भरोसा करते हैं। और आज घर का आदमी 50-55 साल आपकी पार्टी में रहा आदमी आपके परखच्चे खोल रहा है। और जो बाहर के जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, वो नटवर सिंह साहब की किताब हो, वो संजय बारू की किताब हो, वो नरसिंह राव साहब की किताब, क्या नहीं कहा कि गांधी परिवार तुनक मिजाज है, तानाशाह है, किसी को कुछ नहीं समझता और सामंतशाही है, इसीलिए लोग छोड़ के गए। ठीक है यशवंत जी, ये जो बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल हम्माम को तो आप जानते हैं कि क्या हाल है, लेकिन ये पॉलिटिकल हम्माम बना हुआ शीशे के महल का है। हाँ जी, और यहाँ तो आपने यहाँ पे हम सारे कितने नंगे हैं, कितने
कपड़े पहने हैं, सबको दिख रहा है ये जी। मगर राजनीति है, बट राजनीति में भी इश्यूज उठते हैं और इश्यूज का लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जी आंसर रिप्लाई मिलने चाहिए जी। जैसे कांग्रेस ने उठाया मुद्दा अदानी जी के बारे में, तो बीजेपी को बताना चाहिए, और अगर बीजेपी के पास राहुल जी के कुछ है तो राहुल कांग्रेस को बताना चाहिए। तो इसलिए हमारे पत्रकारों के लिए तो अच्छा है कि लोग इश्यूज उठाएं और फिर हमें और आंसर मिले, हम उसी आंसर्स को अपने रीडर्स पाठकों को बताएं, आगे करें, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है जी पत्रकार के लिए। जी, भाटिया जी के पास आऊं, लेकिन दीपक जी आपसे समझना चाहता हूं कि ये मोदी वर्सेस राहुल से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है 2024 में पॉलिटिकल? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बड़ा बदलाव होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले स्टेट लीडर बने, फिर उसके बाद नेशनल लीडर बने, और अभी तो ग्लोबल लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं। और जब अभी हमारे यहाँ विजय जी हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन अमेरिका के इलेक्शन की तरह यहाँ पे लड़ा जाने लगा है और लोग उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो जहां आप दो लोगों की कंपैरिजन करते हो तो मेरे मानना है कि नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं, और उसकी मेन वजह है कि बार बार वो चुनाव जीतते हैं। उनके सामने जो आरोप होते हैं कि भाई वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल से चलते, वो सब हम पहले साइड पे रखिए, लेकिन चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर होता है। तो बीजेपी पहले स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया है ना, वो तारीफे लायक है। पहले बीजेपी कहाँ थी और अभी बीजेपी कहाँ पहुंच गई। इलेक्शन जीतना मामूली काम नहीं होता है, बहुत ही उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती थी। पहले हमारे यहाँ एकदम वो पवन पे और हवा के रुख से सब चुनाव लड़े जाते थे, जीते जाते थे। अभी तो कौन कितनी मेहनत करता है, आज देखे जरा किसमें कितना है दम, उस तरह के चुनाव हो गए हैं। तो हम पिछले कई चुनाव देखते हैं विजय जी, तो उसमें बीजेपी गेन करती है। लास्ट टाइम जब आप गुजरात आए थे तो किसी को लगता नहीं था कि 156 सीट जीतेगी। सारे लोग हमको क्वेश्चंस करते थे, आम आदमी पार्टी। तो हम आपको भी बोलते थे कि आम आदमी पार्टी 5 से आगे नहीं जाएगी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में ऐसा बोला जाता था कि 50 सीट आएगी। हम छाती ठोक के बोलते थे कि भाई यहाँ का जो माहौल है वो ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवाएगा। इवन नरेंद्र भाई और अमित भाई को भी पता नहीं था कि 156 सीट आएगी। अब तक 56 की जगह 156 गया। तो कहने की बात क्या है कि नरेंद्र भाई ने जिस हिसाब की मेहनत की है और बीजेपी को जिस हिसाब से आगे लेके गए हैं, उसमें अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो एडवांटेज नरेंद्र मोदी रहेगा। ठीक है भाटिया साहब, एडवांटेज नरेंद्र मोदी रहेगा। और ये तो सच है कि डेमोक्रेसी में या हमारा जो सिस्टम है उसमें जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही सिकंदर होगा ना सर। सच झूठ तो चलता रहता है। तो वो तो आने वाला कर्नाटक बता देगा, चुनाव कौन सी परिस्थितियों में कौन से नरेंद्र मोदी कितने पॉपुलर हैं वो भी समय बता देगा जी। और 135 आदमी गुजरात के अंदर एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुलने के बाद मारे जाते हैं चुनाव से पहले, और वो पार्टी 2/3 मेजोरिटी ले लेती है। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, ईवीएम के ऊपर 17 अप्रैल डेट दे दी है। देखिए अगर परिस्थितियां बदली तो ये लोग कहां खड़े होंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा 135 लोग मर जाते हैं, लेकिन आपने तो इशू नहीं बना पाए ना सर। बनाने वाली कंपनी को पुल के रखरखाव का ठेका दे दिया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन आपसे इशू बना कहां बना? आपने मैं तो मोरबी में था। चलाया बना लेकिन हमने बनाया, मीडिया ने नहीं चलाया। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस के गले अब मीडिया पर दीपक जी पता है कि दीपक मैं मोरबी में ही था और मोरबी में मैंने कहा कि यहाँ पर इशू ही नहीं बन रहा है, और आप कह रहे बनाया था वहाँ इशू। मैं तो मोरबी था, आप थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गया था मोरबी और पुल पर भी गया था, दीपक को पता है। बिल्कुल मोरबी का इश्यू चुनाव में देखने को भी नहीं मिला। वो जो गलती थी, गलती में सरकार ने उसके सामने केस किया। आज सारे आरोपी जेल के सलाखों के पीछे है। नहीं, लेकिन वो इलेक्शन इशू तो नहीं बना ना दीपक जी, इलेक्शन इशू नहीं बना था।
कांग्रेस उसको बना सकती थी, बड़ा इशू था, बना सकती थी जी। मैंने बोला ना, कांग्रेस में बहुत सुधार की जरूरत है विजय जी। आपसे तो, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, दोनों पार्टियों के दफ्तर के बीच आपका ऑफिस रहता है, आपको ज्यादा पता है। कांग्रेस जिस स्टाइल से चलती है, स्टाइल बदलने की बिल्कुल जरूरत है। अगर सामने वाला अटैक करता है तो वो अटैक के लिए रेडी रहना चाहिए। पब्लिक में भी एक सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती है। सुबह शाम नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी करने से नरेंद्र मोदी की ताकत और बढ़ती जा रही है। हम तो कितने सालों पहले जब यहाँ कमलनाथ प्रभारी थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी हिंदू कार्ड चलाना चाहता है, नरेंद्र मोदी हिंदू कार्ड चलाना चाहते हैं। अरे भाई, हिंदू का कोई कार्ड ही नहीं होता है। बिना मतलब के प्रोपेगेंडे से नरेंद्र मोदी जी को काफी फायदा हुआ है। और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी वो फायदे का एडवांटेज नहीं लेगा? विजय जी, आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर आपको एडवांटेज मिलता है तो एडवांटेज लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। कांग्रेस में बहुत सुधार की जरूरत है। भाटिया साहब, क्या आपको लगता है ये बात से भी आप सहमत नहीं है कि कांग्रेस में सुधार की जरूरत है? तो सुधार भी आपको खुद देखना है। देखिए विजय जी, सुधार की जरूरत समय के साथ सब जगह नहीं, सुधार की जरूरत समय के साथ सब जगह पे रहती है जी, कोई डिनायल नहीं है हर चीज को। लेकिन हमारी पार्टी झूठ नहीं परोसती है, हमारी पार्टी 100 में से 95 झूठ नहीं बोलती है, सच के ऊपर चलने वाली पार्टी है। ईमानदारी से प्रश्न किए, एक प्रश्न का जवाब नहीं मिला। और किसी ने पूछा कि आज देश क्यों लुट रहा है, क्यों 12.5 लाख करोड़ देश के लुट गए, क्यों पार्लियामेंट नहीं चली, ये कौन बताएगा? इस देश की सरकार ही पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो क्या सवाल करेंगे किसी से जब सवालों के जवाब ही नहीं मिलेंगे? सवाल के जवाब लेने वालों के मुंह बंद कर दिए गए हैं। जवाब जब मिलते ही नहीं है तो सवाल किस बात का? और सवाल क्या हो रहा है? अवांछित व्यक्ति, जबकि कोई नाम नहीं लिया, उसके ऊपर डिबेट हो रही है। ये कैसी डिबेट है? मैं समझता हूं अवांछित व्यक्ति, एक किराए पे पकड़ा हुआ व्यक्ति एक प्रश्न बोल देता है, उसके ऊपर डिबेटें कर रहे हैं आप। ये सरकारी एजेंडा नहीं तो और क्या है? ये कौन सा मजाक है? जिस व्यक्ति के लिए भाटिया साहब, आरोप तो किसी पर भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई लांछन लगाए भाटिया साहब उसके ऊपर तो किसी ने सवाल नहीं किया। आप किसी पर भी आरोप लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे? मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। 20,000 अवांछित ठीक है, सारे इश्यूज पर सारे राहुल गांधी जी ने जितने इशू उठाए सब पर चर्चा हुई है, सारे चैनल्स में हुई है। मेरे साथ ही नहीं, सब चैनल्स ने, सब अखबारों ने चर्चा की है। लेकिन आप आरोप लगाइए, आपके उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा खास। किस सरकार के व्यक्ति ने जवाब दिया? ये ठीक है ना, किस सरकार के जवाब देना अलग बात है, सवाल करना अलग बात है। क्या हम पूछ नहीं रहे? जी लखेड़ा साहब, क्यों जवाब नहीं देते आप? तो क्यों नहीं जवाब? अमित शाह जी ने तो जवाब पूरे मुद्दों पे चर्चा होती। बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, उसमें सारी चर्चाएं होती, मगर भाटिया साहब ने बोलो इसलिए बर्बाद कर दिया सरकार। ठीक है लखेड़ा जी। नहीं, गुलाम नबी ने बर्बाद कर दिया, अभी और करेंगे, आप देखते जाइए, पन्ने खुलते जाएंगे। मैं कह रहा हूं इनके परिवार के एक आदमी को नेता बनाने की जिद में कांग्रेस इस तरह खड़ी रही। ठीक है भाटिया जी, हो गई बात। आप भाटिया जी हो गई, मुझे बोलने दीजिए। भाटिया जी अब उनको बोलने दीजिए। भाटिया जी, यहाँ भड़ास निकालने से वोट नहीं मिलने वाले जी। ठीक है, इसलिए राहुल गांधी की जिद की माफी नहीं मांगूंगा, और पूरा विपक्ष काले कपड़े पहन के खड़ा हो गया। अब तो लोग खिसकने लग गए हैं कि हम गलत ट्रैप में आ गए थे। तो कांग्रेस पार्टी जब जिद पाल लेगी एक बड़ी गलती पर, हम माफी नहीं मांगेंगे, इसको लेकर के उन्होंने देश का अपमान किया, संसद का समय खराब किया। महत्वपूर्ण सत्र था, महत्वपूर्ण चर्चाएं होती, सारे जवाब सरकार देती, मगर एक स्टैंड था। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? आप कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं आए थे, आप देश को गाली देकर आए थे। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमें रोक दिया गया। अरे सदन में जब हाउस चलता है, संसद चलती, धारा 144 लगती है, आप नियम तोड़ने के लिए कानून बनाने वाले सांसद जा रहे हैं तो सरकार रोकेगी आपको जी। मगर आप देश के सामने नैरेटिव फैलाना बंद करें जी। यशवंत जी, क्या आपको लगता है आज से यदि हम सोचें, काउंटडाउन देश में चालू हो गया है, आपको लगता है कि अपोजिशन यूनिटी का जो एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा था वो बार बार लड़खड़ा रहा है, या कुछ बड़े सुधार की जरूरत है इसमें? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ऑपोजिशन इतनी फ्रैक्चर्ड है इंडिया में, कई सालों, आजकल में नहीं, ये बहुत सालों से ऐसा रहा है। जब भी आप ऑपोजिशन में रहते हैं जी,
कभी एक आध बार बिरला ऐसा हुआ कि ऑपोजिशन काफी इकट्ठा होती है एक नंबर में जी, और जहां इतने 18 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट अलग अपने डायरेक्शन में पुल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है, तो ये तो एक प्रोसेस है जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट है जी, और इंडियन डेमोक्रेसी का तो ये अच्छा ही पार्ट है जिसमें कि मगर जब ये लोग इतने लोग करीब आ रहे हैं, ये कोई एक मंशा बन रहा है इनका, तो पुल एंड पुश तो बनेगा इसमें और ये प्रक्रिया चलेगी जी। मगर ये अच्छी बात है कि ये डिबेट का प्रोसेस है, इसमें डिबेट भी होता है, इसमें नेगोशिएशन भी होता है, इसमें ये सारा कुछ एक प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो ये अच्छी बात है जी, और इसको नेगेटिवली ना देखा जाए। जी दीपक जी, हमने यदि पिछला इतिहास देखें तो हमेशा अपोजिशन पार्टीज का जो मिलना जुलना होता है वो ऐसे ही होता है। आप 1989 को याद कीजिए, वीपी सिंह की सरकार जब बन रही थी, राजीव गांधी जी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज अलग अलग थी, लेकिन जब मौका आया तो सब साथ हो गए। तो आज ये कहना कि वो अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं, लेकिन उनके कॉमन एनिमी तो भारतीय जनता पार्टी है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो सब साथ हो जाए। मुझे विजय जी डाउट लग रहा है कि साथ हो जाए, क्योंकि हम पिछले समय में भी देखे तो साथ हो और तुरंत अलग हो जाए। और इस टाइम जो प्रॉब्लम्स है विजय जी, वो जो अगर आप सब लोग तो ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं, सब लोग अपने अपने इलाके में ईगो लेके बैठे हैं जी। आप समझिए, आप तेलंगाना जाइए तो वाईएस चंद्रशेखर राव कुछ अलग बोलेंगे, अच्छा आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी का कुछ अलग है, तृणमूल कांग्रेस ने तो अभी से बोल दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, शरद पवार और शिवसेना और कांग्रेस साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप सारे एरियाओं में, ओडिशा में बीजू जनता दल का कुछ अलग ही चल रहा है, तो उसका फायदा जो आप देखो तो बीजेपी को ही मिलेगा, ये लोग के वोट बटेंगे। अभी जैसे यूपी हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीट वहां से आती है, तो यूपी में बसपा का कुछ अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, तो इन सब के वोट अगर बिखर जाएंगे तो एडवांटेज तो बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी इतने हावी हो गए हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनका मुकाबला करने के लिए अखिलेश है, मायावती की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, कांग्रेस का कौन चेहरा है वो किसी को पता नहीं है। बिहार की हालत देखिए तो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, अच्छा वो ये नीतीश कुमार जो है वो इधर और इधर जाने में उसने अपने पैर पे कुआरा मारा है। तो आप ओवरऑल स्टेट का भी आप देखो, जहां 9 राज्यों में कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका में है, नंबर 2 पे है, लेकिन सीट में कितनी तब्दील होगी। हम जब पिछले 2019 के चुनाव में देखे तो गुजरात की 26 से 26 सीट बीजेपी लेके गई थी, राजस्थान की 25 से 25 सीट बीजेपी लेके गई थी। तो ये जो बिखरने का अगर एक नहीं होंगे, और अभी भी आप देखो ना कितना सब शोर शराबा और इश्यू हो रहे हैं, तो ये जो संघ है वो द्वारका जाएगा। हमारे यहाँ गुजराती में ऐसा बोला जाता है कि जो संघ है वो द्वारका जाएगा, तो उसमें मुझे तो बहुत बड़ा सवाल लगता है, और उसमें भी आप देखो तो एडवांटेज बीजेपी है। ठीक है, भाटिया साहब, आर यू हैप्पी विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन? नहीं, विजय जी, बहुत लंबी लड़ाई है। इस देश को लूटने से बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। इतनी आसान लड़ाई नहीं है, बहुत गलत हाथों में चीजें जा चुकी हैं, उससे वापस लाना इतना आसान नहीं है, और ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसको जीत के रहेंगे हम, और ये हमारा दृढ़ निश्चय है। चलिए यशवंत जी, आपको क्या लगता है? छोटा सा जवाब आपका। जी, मैं तो टिप्पणी नहीं करूंगा कि आगे क्या होगा, बट मेरा इंटरेस्ट इसी में है कि देखते हैं कि इस बार ऑपोजिशन कैसे पास आती है, कैसे इकट्ठा होती है जी, और ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होगी बात अगर ये इकट्ठा होके। लखेड़ा साहब, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में कहा था कि हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए, मगर अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं, हमारे पास लगातार कार्यक्रम है और हम काम कर रहे हैं देश के लिए, और अगले 2024 में हम अपना ब्लूप्रिंट लेके जाएंगे कि हमने किस तरह भारत को बदला, हमने कितने वायदे किए थे और कितने पूरे किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लखेड़ा साहब आपका, भाटिया साहब आपका, यशवंत जी आपका, दीपक जी आपका, कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राहुल को टारगेट करके अपोजिशन यूनिटी तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं।
आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। विजय व्यू में एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। राजनीति की इस लड़ाई में सब एक दूसरे पर भारी है, कोई किसी से कम नहीं, बस इसी की सारी तैयारी है। कभी मेहनत तो कभी छल कपट की, ये सारी दुनियादारी है। सच झूठ की जगह कहाँ, यहाँ सबका पल्ला भारी है। देख दूसरे को ऊपर उठता, आरोप की तैयारी है। अब इस दुनिया की यही तो विपदा भारी है, बस हम किसी से कम नहीं, बाकी बेकार ये दुनिया सारी है। भैया ये 2024 की सारी तैयारी है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।